A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Force and Pressure. इस चैप्टर में बच्चों हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से टच करती है, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ को छूती है। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे आप जब तक अपने चेयर से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस चेयर को मूव नहीं कर पाएंगे। आपको किसी कुर्सी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है या उसको मूव करना है तो बिना कांटेक्ट किए ये पॉसिबल नहीं है। या आप अपने हाथों से या अपने पैरों से उसको कांटेक्ट करेंगे तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगी। ओके, तो कांटेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टच करना या कुछ देर तक होल्ड करके रखना। नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है बिना टच किए। ओके, नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी टच या किसी भी तरह का किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है, टच नहीं होते हैं, तो वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट। तो हम इसके पहले कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने लास्ट लेक्चर में नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीन तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, जो एक चुंबक या फिर मैग्नेट द्वारा लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी भी मैग्नेट के पास में किसी लोहे का टुकड़ा लाया जाता है तो वो लोहे का टुकड़ा बिना मैग्नेट के टच में आए उससे चिपका हुआ रहता है, चिपक जाता है। ओके, तो आप लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से टच नहीं करोगे तो भी वो उसको सिर्फ पास लाने पर वो मैग्नेट से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उस आयरन में। यही हाल होता है जब आप दो मैग्नेट्स को पास में लाते हो। जब आप दो मैग्नेट्स को, दो चुंबक को पास में लाते हो तो या वो आपस में चिपक जाते हैं या वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। मैग्नेट के दो हिस्से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ वाले हिस्से को दूसरे नॉर्थ वाले हिस्से वाले मैग्नेट के पास में लाया जाता है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के दूर भागते हैं। अगर साउथ वाले हिस्से को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ वाले हिस्से के पास में लाया जाता है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास में आते हैं। ओके, तो मैग्नेट्स का पास में आना और मैग्नेट्स का दूर जाना ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमें दिखती नहीं है और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है मैग्नेट्स को कांटेक्ट में लाना पड़े या चिपकाना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो बार मैग्नेट्स लिए थे और उनको पेन के ऊपर रोल करवा रहे थे। जब सेम डायरेक्शन, जैसे ब्लू कलर, सेम कलर एक दूसरे के पास लाया जा रहा था तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, और जब अपोजिट कलर पास लाया जा रहा था तो मैग्नेट एक दूसरे के पास में आ रहे थे। ओके, तो opposites attract each other and same sides repel each other। ये होता है मैग्नेट्स के साथ। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जब आप किसी कंघी या स्केल को अपने बालों में रब करते हो तो आपके बालों में होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, उस स्केल में होता है नेगेटिव चार्ज, आपके बालों में होता है पॉजिटिव चार्ज। और जब आप उस स्केल को रब करते हो अपने बालों में तो आप जो स्केल होती है या जो कंघी होती है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इस शब्द का मतलब याद रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्केल में, ठीक है, या फिर कंघी में। ठीक है, जो भी आप रब करो और उसको पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप लेकर जाओगे उस कंघी को या स्केल को, तो वो उस कंघी से पेपर के टुकड़े चिपकने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो पेपर के टुकड़े हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। आपकी कंघी में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है रब करने से, तो रबिंग से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट
नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। जब आप उसको रब करते हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब आप उस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेकर जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाते हैं। ओके, इस पे हमने स्ट्रॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया था। एक टेबल में एक स्ट्रॉ को सर पे घिस कर या फिर किसी कपड़े पर घिस कर लटका दिया था हमने, फिर दूसरे स्ट्रॉ को उसके पास में ला रहे थे तो दोनों आपस में चिपकने की कोशिश कर रहे थे। ओके, अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। एक स्ट्रॉ के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो सकता है आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर, जब वो स्ट्रॉ एक शीट ऑफ पेपर से रब किया जाता है। सच अ स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। इस तरह का जो स्ट्रॉ होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब कोई चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है तो वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब भी काम करता है जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा, न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, और आपने ये भी देखा होगा जब भी कोई भी चीज़ को हम एक जगह से छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। चाहे हम उसे छत से फेंकें, अगर हम किसी पत्थर को छत से फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। ओके, जब हम किसी भी चीज़ को हम किसी ऊंचाई से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है। चाहे कोई पेन हो, चाहे कोई कॉइन हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। ओके, इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। जो चीज़ ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पावरफुल है वो दूसरी चीज़ को अपने पास खींच लेती है, और जो चीज़ हल्की है और कम पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल चीज़ की तरफ खिंच जाती है। तो हमारी अर्थ बहुत पावरफुल है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ में वो अर्थ से कम पावरफुल हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ खींचते हैं या अर्थ की तरफ खींचते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम ऊपर से गिराते हैं तो वो हमें हमेशा धरती की तरफ ही जाता है, क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी तारे हैं, सब के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सूरज के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से सारे के सारे 8 प्लैनेट्स उसकी तरफ घूमते हैं, उसकी तरफ आ करके घूमते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। ओके, तो ये कुदरत का नियम है कि जिस भी चीज़ में ज़्यादा फोर्स होगा या ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी, उसके पास में सारी चीज़ें आएंगी। ओके, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड। आप जानते हैं एक कॉइन यानी एक सिक्का और एक पेन ग्राउंड की तरफ आता है व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड, जब वो आपके हाथ से छूटता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। पत्तियाँ और फल ये भी ग्राउंड की तरफ गिरते हैं व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब वो प्लांट से डिटैच्ड होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज़ इट सो? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट न्यूटन ने भी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाए थे वो एक एप्पल को देखकर बनाए थे। उन्होंने एक एप्पल को देखा, वो पेड़ से गिरा, तो उनके दिमाग में आया कोई भी चीज़ जब गिरती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों जाती है। फिर उन्होंने ये पाया कि अर्थ के पास एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वो फोर्स किसी भी चीज़ को जो अर्थ में पाई जाती है उसको अपने पास चिपका कर रखने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ जब अर्थ से दूर जाती है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है अर्थ की फोर्स से। ओके, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी से या ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, मून का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन वो अर्थ से 6 गुना कम होता है। मतलब अर्थ पर यहाँ पर अगर हमारा जो वेट है वो 60 kg है तो मून में हमारा वेट 10 kg होगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो ज़्यादा है और मून की अर्थ से 6 गुना कम है। When the coin is held in your hand, it is at rest। जब कोई सिक्का आपके हाथ में रखा हुआ है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। जैसे ही वो रिलीज़ होता है वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड्स जाने लगता है। तो इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। तो ये तो पक्का है कि जो कॉइन का यानी सिक्के का स्टेट ऑफ मोशन है वो एक चेंज शो करता है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ऐसा हो सकता है बिना फोर्स लगे? विच इज़ दिस फोर्स? वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ आती है ग्रेविटी के फोर्स के कारण, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स में लगती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा हमारे बॉडी में लगती रहती है, हमें पता नहीं चलता, फिर भी ये हम हमेशा लगती रहती है। ओके। वाटर बिगिनस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन द टैप। जैसे ही हम टैप खोलते हैं पानी ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। हमेशा पानी पाइप से ग्राउंड की तरफ ही क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उस पानी को अट्रैक्ट करती है, अर्थ उस पानी को अपनी तरफ खींचती है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो नदियाँ हैं उनमें जो पानी है वो भी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। नदियों में पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का फोर्स उसको नीचे की तरफ बहाकर लेकर जाता है। ओके। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, भले ही वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे सन सारे प्लैनेट्स के ऊपर फोर्स लगाता है तो सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। ओके, अर्थ में पाई जाने वाली जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, वो इस पृथ्वी में पाई जाने वाली हर चीज़ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इस पृथ्वी में पाई जाने वाली हर चीज़ अर्थ की तरफ ही खींचती है। ओके, यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जो बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं, वो या फिर जो साइक्लोन होता है वो घर की छतों को उड़ाकर ले जा सकता है। यू ऑल्सो लर्नड दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाई डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। जो विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, और जो साइक्लोन्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एयर प्रेशर में डिफरेंस के कारण। ठीक है, घर के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर का एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी छत या जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मतलब सपोज़ करिए आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ओके, आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं ज़मीन में, ठीक है, आपके पैरों का एरिया अभी ज़्यादा है। अब मैं आपको बोलूं आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, किसी गद्दे पर आप खड़े हो जाइए, तो आपके पैरों के निशान धीरे धीरे उस गद्दे पर बनने लगेंगे, वो गद्दा वहाँ से दब जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ आप सिर्फ अपनी 2-3 उंगलियों की मदद से, पैर की 2-3 उंगलियों की मदद से आप गद्दे पर खड़े हो जाइए, तो आपने क्या किया? अपने पैर का एरिया छोटा कर दिया और अपनी उंगलियों की मदद से खड़े होने की कोशिश करने लगे, या फिर अपनी एड़ी की मदद से खड़े होने की कोशिश करने लगे। तो वो जो गड्ढा बनेगा आपके गद्दे पे, वो जो होल बनेगा वो बड़ा होगा। ओके, वो और गहरा होगा। इसका मतलब आपने जैसे ही अपने पैर का एरिया कम किया, प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसे ही अगर
किसी कील को दीवार पर ठोकना है या लकड़ी पर ठोकना है, किसी कील को गड़ाना है दीवार पर, तो उसके लिए उसको नुकीला होना पड़ेगा। अगर उसका जो एंड है, कील का जो एंड है वो नुकीला नहीं होगा तो कील नहीं गड़ाएगी। ओके, कील किसी भी जगह पर नहीं गड़ाएगी। कील के एरिया को कम करना पड़ेगा, तभी आप जो हथौड़े से प्रेशर लगा रहे हो उससे कील अंदर जाएगी। ओके, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। यहाँ पर देखिए एक आदमी एक लकड़ी के प्लैंक में हथौड़े से नेल गाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या आप गाड़ पा रहे हैं? आप इसलिए गाड़ पा रहे हैं क्योंकि जो नेल का आगे वाला हिस्सा है, यानी कील का आगे वाला हिस्सा है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। जब किसी चीज़ का सरफेस एरिया कम होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है। ओके, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ। एक घिसे हुए चाकू से, मतलब जिस चाकू का धार जो है, जिस चाकू की धार ख़त्म हो गई हो, उससे सब्जियां काटने की कोशिश करेगा। बहुत ही मुश्किल से सब्जियां कटेंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। और किसी शार्प यानी बहुत नुकीले, बहुत ही शार्प चाकू से आप सब्जियां काटने की कोशिश करेगा, तुरंत सब्जियां कट जाएंगी। तो क्या डिफरेंस है? वो जो घिसा हुआ चाकू था उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, और जो शार्प नाइफ था, मतलब जिस नाइफ़ को आपने बहुत ही नुकीला करवा लिया है, उस नाइफ़ का ब्लेड का सरफेस एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से वो आसानी से प्रेशर ज़्यादा लगा करके सब्जियों को काट रहा था। तो सरफेस एरिया अगर कम हो जाए, सरफेस एरिया मतलब कोई भी चीज़ को अगर कम कर दिया जाए तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, डिड यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जैसे नेल का यानी कील का जो पॉइंटेड एंड था, प्लेज अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। अगर उसका सरफेस एरिया कम कर दिया जाए तो नेल आसानी से गड़ेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स किसी यूनिट एरिया पर लगाया जाता है किसी सरफेस पर, उसको प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, किसी भी एरिया पर लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। ठीक है, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस। इस स्टेज पर हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस की बात करेंगे जो परपेंडिकुलर लगते हैं। ठीक है, जिसमें प्रेशर जो है वो लगाया जा सकता है। पहेली बोलती है आई नाउ अंडरस्टैंड, मैं अब समझ गई क्यों जो पॉटर्स होते हैं वो राउंड पीस, एक कपड़े के गोल गोल बने हुए टुकड़े को अपने सर पर रखते हैं। जो कूली वगैरह होते हैं वो एक गोल गोल कपड़े को अपने सर पर इसलिए रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा सकें। ठीक है, when they have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of contact। ऐसा करने से वो क्या करते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा लेते हैं। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड, तो उनके सर पर जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस यानी कम हो जाता है, तो लोड को कैरी करना आसान हो जाता है। नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर। जो एरिया है वो डिनोमिनेटर यानी नीचे रहता है, अबव एक्सप्रेशन में एरिया नीचे है। सो द स्मॉलर द एरिया, जितना छोटा एरिया होगा, लार्जर द प्रेशर, उतना बड़ा प्रेशर होगा। जितना छोटा एरिया होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जो गद्दे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आप जब लेटे हुए होते हैं तो गद्दे पर कोई भी तरह का निशान नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब गद्दे पर खड़े हो जाते हैं तो आपके शरीर का पूरा वज़न आपके पैरों पर आ जाता है, तो गद्दे पर निशान पड़ जाते हैं आपके पैरों के। ओके, सोफ़े पर आप लेटे रहते हैं, सोफ़े पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। जैसे ही आप सोफ़े पर खड़े हो जाते हैं तो सोफ़ा दब जाता है पूरी तरह से, क्योंकि आपका वेट उतना ही है, आपका वज़न उतना ही है, लेकिन आपने सरफेस एरिया कम कर दिया। ओके, जो एरिया आपके सोफ़े के ऊपर था, आपके शरीर का, जो शरीर का एरिया आपके सोफ़े के ऊपर था, वो शरीर का एरिया आपने कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जो पॉइंटेड एंड का एरिया होता है, जो नेल आपने यूज़ किया है उसका एरिया होता है, इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, वो काफ़ी छोटा है उसके हेड से। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर, सेम फोर्स इतना प्रेशर लगाता है कि नेल को पुश करता है वुडन प्लैंक में, लकड़ी में नेल को गड़ाने में मदद करता है। कैन यू एक्सप्लेन
नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स। जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनके पट्टे जो रहते हैं, जो आप अपने कंधों पे लगाते हो, वो पट्टे चौड़े होते हैं। चौड़े होने से क्या होता है, आपके कंधों पर वेट कम पड़ता है। अगर वो पट्टे पतले होते तो आपके कंधों पर वेट ज़्यादा पड़ता। ओके, एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। जो टूल्स छेदने के लिए, जैसे सुई वगैरह है, उसका सरफेस एरिया, आगे का जो हिस्सा होता है वो बहुत कम होता है, जिससे आसानी से वो जा सके अंदर। ओके, डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जो लिक्विड्स और गैसेस होती हैं, क्या वो भी प्रेशर लगाती हैं? बिल्कुल लगाती हैं। ठीक है, आप कभी भी देखिएगा किसी बलून में आप पानी भरने की कोशिश करेगा, वो बलून का साइज़ बढ़ जाएगा। ओके, इसका मतलब जो पानी आपने भरा वो उस बलून की सरफेस पर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से बलून का साइज़ बढ़ जाता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी एरिया पर लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। ओके, किसी भी सरफेस पर लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। ओके, किसी भी एरिया पर लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। जो फोर्स ये हमारी पृथ्वी लगाती है किसी भी चीज़ के ऊपर जो पृथ्वी में है, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ खींची चली आती। ओके, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं या ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। घर पर 2 से 3 बार रीड करते रहें बुक को, आपकी एनसीईआरटी बुक को। जो भी पैराग्राफ, जो भी लाइन, जो भी सेंटेंस नहीं समझ में आया है, आप मेरे से पूछें। ओके, और किसी भी लाइन में डाउट हो तो मेरे को बताएं। ओके, इसके पहले किसी भी चैप्टर में डाउट है तो उसका लेक्चर कैंपस ऐप में पड़ा हुआ है, आप वो देखें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों। घर पर पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस और रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।